और हमारे साथ नताशा शंकर भी मौजूद हैं, मानस जायसवाल हमारे साथ जुड़े हैं। स्क्रीन पर आप इस समय वो डेटा देख रहे हैं कि निफ्टी ने जो 9200 से 9300 का सफ़र तय किया है, उसमें सबसे ज़्यादा रिटर्न कौन से स्टॉक्स ने डिलीवर किया है। तो ये जो 25 सेशन में निफ्टी ने 100 अंकों का सफ़र तय किया है, इसमें भारती एयरटेल 20% चला है, इंडियन ऑयल 15% चला है, BPCL ने 14% का मुंह दिया है, साथ ही ACC, ग्रासिम, L&T सभी ने। आपको सीमेंट देख के थोड़ी हैरानी होगी। हाँ, खैर इसमें कल का गेन भी शामिल है। बैंक ऑफ बड़ौदा, रिलायंस, गेल, इन सब ने 10-10, 11-11% का रिटर्न दिया है। नताशा, नाउ सेंसेक्स इज बेयरली 100 पॉइंट्स अवे अपने 100 से भी कम इनफैक्ट अपने लाइफ टाइम हाई से। सो फिलहाल तो लग रहा है आपको कि कोई ब्रेक लगेगी यहाँ पर? अभी तो ऐसा कुछ लग नहीं रहा है। दोनों ही डोमेस्टिक इवेंट्स जो है, पर्टिकुलरली अर्निंग साइड में रिलायंस ने भी जैसे बहुत ही, इनफैक्ट रिलायंस इज वन ऑफ द हैवी वेट्स व्हिच इज रिपोर्टेड बेटर देन एक्सपेक्टेड नंबर्स। तो इस समय तो ऐसा कोई इवेंट नहीं दिख रहा है जिसकी वजह से कि कोई नेगेटिव मूवमेंट आना चाहिए। हाँ, डेफिनेटली प्रॉफिट बुकिंग होने के चांसेस काफ़ी हैं, बिकॉज इट्स सच हाइज इन्वेस्टर्स डू टेंड टू बिकम अ लिटिल जिटरी। लेकिन जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं, दे शुड रिमेन इन्वेस्टेड and they should be using any kind of a dip as a good opportunity to buy. ठीक है मानस, इस बीच हमारा संपर्क बन गया है। मानस, एक तो अपनी निफ्टी पे बात पूरी की है, आप निफ्टी में कुछ बता रहे थे कि हाँ क्या करना चाहिए, और एक शेयर इस बीच में आपको और दे देता हूँ, वो है जैन इरिगेशन का। ये 115 भी चल रहा है, क्या अभी ये ख़त्म हो गया? 115-120 की रेंज थी प्रॉफिट बुक करने की, खबरें बहुत आई हैं पिछले 3 दिन में, बहुत न्यूज़ फ्लो आया जैन इरिगेशन के अंदर, ख़त्म समझे? देखिए, अगर निफ्टी की बात करिए तो वहाँ पर एक बहुत क्लियर ब्रेकआउट देखने को मिला है। 3 वीक का करेक्शन हमने देख लिया था, बट कल जब 9200 के लेवल्स ब्रेक हुए तो ये क्लियर हो गया कि जो पिछले हाइज 9273 के है, निफ्टी वो टेस्ट करेगा और ऑलरेडी उसको क्रॉस कर लिया है। तो मैं तो समझता हूँ कि एक क्लियर ब्रेकआउट केस है, जिसके टारगेट करीब 9470 के आसपास आते हैं। तो मेरी राय में तो अगर कोई गिरावट मिल जाए और 9250 के आसपास आ जाए निफ्टी, तो वो एक बहुत बढ़िया बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी, क्योंकि लोअर लेवल पर अगर आप देखिए तो 9150, 9175 अब एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो गया है, और मैं उम्मीद करता हूं कि वो लेवल शायद आने वाले टाइम में ब्रेक नहीं होंगे, इसलिए उसके नीचे स्टॉप लॉस रखना बेहतर रहेगा। जैन इरिगेशन की जहाँ तक बात है, मॉर्निंग में ही जो 115 का एक हर्डल था, स्टॉक ने वो क्रॉस कर लिया था, बट उसके बाद वहाँ पर थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला है, बट फिर भी ओवरऑल पैटर्न पॉजिटिव है, क्योंकि जो लॉन्ग टर्म चार्ट्स है वहाँ पर एक ब्रेकआउट कुछ टाइम पहले ही देखने को मिला था। 2016 के हाइज ब्रेक हुए थे कुछ दिन पहले, जब स्टॉक ने 108 के लेवल्स ब्रेक किए थे। इस ब्रेकआउट के टारगेट आते हैं करीब 130 रुपए। तो मेरी राय में तो इस गिरावट को एक खरीदारी के मौके की तरह देखना चाहिए। 109 का स्टॉप लॉस लगाएं और अपने टारगेट 130 के सेट करके चलें, जो मैं उम्मीद करता हूं कि 1 से 2 हफ्ते में जैन इरिगेशन टेस्ट कर सकता है। ठीक है, 15 पे आपको और मिल जाएंगे 1 से 2 हफ्तों में, तो जैन इरिगेशन पे ज़रूर नज़र बना के रखिएगा। इस बीच कल एक्सिस बैंक के नंबर्स भी आने वाले हैं। इंडियन बैंक में कुछ ऐसा ही हुआ था जैसे भी एक्सिस के अंदर हो रहा है, ये धीरे धीरे अब दिन के उच्चतम स्तरों पर है और लास्ट के सेशन में एक अच्छा मूव दे रहा है, ये वॉल्यूम के साथ चल रहा है। एक बार आपकी स्क्रीन पर अभी नंबर्स भी आ जाएंगे, इसके क्वार्टरली नंबर्स कैसे रहने वाले हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार के इसके नंबर्स। रही बात इसके नेट इंटरेस्ट इनकम की, वो 1% बढ़कर आएगा, ये 4600 के आंकड़े को पार कर जाएगा। आप इसका पैट और प्रोविजनिंग भी देख लीजिए, हालांकि प्रोविजनिंग में एक जोरदार इजाफा हमको दिखेगा, ये करीब 180% की प्रोविजनिंग बढ़ सकती है। और इसके अलावा अगर आप देखें एक्सिस बैंक के जो प्रोविजंस हैं वो करीब 14% डाउन हो जाएंगे। पहले के प्रोविजंस है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर, इससे पहले के प्रोविजन ईयरली बेसिस पर। रही बात पैट की, वो गिर जाएगा। अब ये 2000 करोड़ का दिखाते हैं पैट, अभी शायद घटकर करीब 860 रहने वाला है, लेकिन शेयर प्ले दे रहा है, ये 1.5% ऊपर है। नताशा, कुछ नंबर्स में आप कैलकुलेट कर रही है एक्सिस बैंक के अंदर, देखिए इनके ग्रॉस एनपीवी भी 5% ऊपर है, और जो नंबर्स हमने अब तक देखे पढ़े उससे ऐसा लग नहीं रहा कि बहुत बड़े टर्न अराउंड के साथ कुछ ये बैंक करने जा रहा है या सुनने को आएगा। You're absolutely right. ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं है दोनों टॉप लाइन एज वेल एज बॉटम लाइन की तरफ। टॉप लाइन में हम लोग का एक्सपेक्टेशन यही है कि द नेट इंटरेस्ट इनकम कुड रिमेन अ लिटिल म्यूटेड एंड एट द सेम टाइम बॉटम लाइन पे भी हायर प्रोविजनिंग का इम्पैक्ट आ सकता है। बट द थिंग टू वॉच आउट फॉर वुड बी कि आगे जाके उनकी एसेट क्वालिटी में किस तरह का सुधार आ सकता है, बिकॉज ऑफ कोर्स फोर्थ क्वार्टर में
एक्सपेक्टेड था कि NPS could go up, but that could be a one-off event. अगर आगे जाके they are able to figure out a way to try and improve their asset quality, that would be something that we would watch out for. As of now, we continue to remain neutral on the stock. मेरे एक्चुअली नंबर्स के साथ हो क्या रहा है कि जिनसे आप बहुत ज़्यादा उम्मीद कर रहे हैं ना कि इनके नंबर्स बहुत ख़राब आएंगे, उनके प्राइस नहीं टूट रहे हैं या वो पहले ही टूट चुके हैं। आप इन्फोसिस को याद रखिए, देखिए जिस दिन नंबर आया तो सिर्फ 3-3.5% नीचे था, अब उसके बाद से टूटा नहीं, 920 अभी भी होल्ड कर रहा है। माइंडट्री का बोला गया नंबर ख़राब आएंगे, डिस्काउंट कर गया। अभी एक्सिस बैंक का हम कह रहे हैं कि नंबर्स इसके ठीक नहीं रहने वाले, क्योंकि अभी जो नंबर्स आ रहे हैं ये शायद कोट कर रहे हैं, ये भी डिस्काउंटेड समझे 500 के रेंज में, ये चला तो है नहीं, इस बार पूरी रैली में पार्टिसिपेट नहीं किया इसने। हाँ, अब ये माना जा सकता है कुछ हद तक ये डिस्काउंटेड है। और देखिए इसीलिए अनलेस देयर इज अ मेजर अपसेट इन मार्केट या फिर इन अर्निंग्स, तो उसी तरह का रिएक्शन हमें स्टॉक्स पर देखने को मिल भी रहा है। सो हाँ, ये सेफली माना जा सकता है। लेकिन आज इस समय आप देखिए अब एक्सिस को जिस तरह से ये बिहेव कर रहा है, करीब 2.25% ऊपर 509 के आसपास। अब हो सकता है, हालांकि रिजल्ट्स कल हैं, लेकिन क्योंकि बोर्ड बैठक 2 दिन की है, लेकिन देखिए इसमें ये भी हो सकता है, आज जैसे सुबह मार्केट खुला तो उस समय लीडरशिप थी रिलायंस के पास, फिर उसके पास से बाकी स्टॉक्स ने लीडरशिप ली है, लेकिन अब रिलायंस इटसेल्फ अभी भी करीब 1-1.25% ऊपर है। सो एक अच्छी चीज़ ये है कि इस तेज़ी में भी अगर आप देखेंगे तो मार्केट में एक अच्छा डिस्ट्रीब्यूटेड रनअप है। ऐसा नहीं है कि बस 1 या 2 स्टॉक हैं आपके या 3 हैवी वेट स्टॉक हैं जो कि इंडेक्स को ऊपर लेकर जा रहे हैं, बिकॉज देन देयर इज अ हिंट ऑफ इंडेक्स मैनेजमेंट। ऐसा नहीं है। दूसरा, कल भी हमने जो तेज़ी देखी थी, अगर कल आपने FIS का आंकड़ा देखा होता नेट तो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस की तरफ से काफ़ी स्ट्रॉन्ग बाइंग थी, और आज का आंकड़ा देखना होगा कि क्या होता है यहाँ पर। खैर इस बीच कुछ और मोमेंटम वाले शेयर्स भी देख लेते हैं, क्योंकि विवेक गुप्ता मेरे साथ जुड़ चुके हैं। विवेक, ये ऑल मार्केटिंग कंपनीज काफ़ी तेज़ है, IOC, BPCL, HPCL। एक्चुअली ना रिलायंस का जो रिजल्ट्स आया उसमें जो GRM बताया कि 11.25% उसके हैं, तो इन कंपनीज़ को भी एक होप हो गया कि हमारा जो रिफाइनरी बिजनेस है वो अच्छा मार्जिन्स प्ले करेगा, क्योंकि ये रिलायंस के रिजल्ट्स इनके भी बेंचमार्किंग का काम कर जाते हैं। एक बार जरा आप देखिए BPCL, IOC या HPCL, इसमें से कौन सा ज़्यादा ठीक लग रहा है, किसको होल्ड कर सकते हैं? देखिए, अगर ये तीनों स्टॉक्स के देखूँ तो फिलहाल तीनों स्टॉक्स का ये ट्रेंड काफ़ी बुलिश है, लेकिन आप कंपैरेटिवली पूछेंगे तो मुझे लगता है HPCL ज़्यादा अच्छा है। HPCL में देखें तो एक फ्रेश ब्रेकआउट बनने की तैयारी हो रही है, एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल के आसपास है। मुझे लगता है 559 से लेकर 562 की रेंज में एक्यूमुलेशन होगा और यहाँ से बाउंस बैक देखने को मिलेगा। ऊपर में 580 और 590 तक के लेवल्स देखे जा सकते हैं। नीचे में 548 और 545 के लेवल जो हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट रोल का प्ले करेंगे, उन्हें स्टॉप लॉस की तरह यूज़ किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि कई शेयर्स जुड़ रहे हैं, बल्कि कई शेयर्स हमारा साथ भी छोड़ के जा रहे हैं। उसमें केन इंडिया है। साथ छोड़ने का मतलब ये है कि इसमें आपको ट्रेडिंग के लिए अब केन इंडिया नहीं होंगे। जो इसके शेयरधारक हैं वो वेदांता के शेयरधारक बनने वाले हैं। कल ऐसा क्या होने वाला है, उसके बाद क्या होगा, ये रेशो क्या है, पूरा लेखा जोखा समझाने के लिए हमारे साथ संदीप जुड़ चुके हैं। संदीप बताएं आप। शुक्रिया डिम्पी। देखिए, अगर आप केन इंडिया के शेयर धारक हैं तो आपके लिए जानना काफ़ी अहम है कि आज के बाद कैश सेगमेंट में आप केन इंडिया में ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे। आज आखिरी दिन है, कल से इसमें ट्रेड नहीं होगा। और जैसा आप कह रहे हैं कि वेदांता के साथ जो इनका मर्जर है वो इफेक्टिव होने जा रहा है 27 अप्रैल से, जिस वजह से केन इंडिया में आज से जो शेयर ट्रेडिंग है वो कहीं ना कहीं बंद होती हुई दिखेगी। इस सीरीज़ के अंत पे जो इस महीने का FNO कॉन्ट्रैक्ट है वो भी खत्म हो जाएगा और अगले 2 महीने तक आप अगर चाहें तो FNO में जरूर कॉन्ट्रैक्ट अपना जो ट्रेड है वो कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद से वहाँ पे भी ट्रेडिंग बंद होती हुई दिखेगी। लेकिन अब देखना ये इंपॉर्टेंट है कि ये जो मर्जर इफेक्टिव हो रहा है 27 अप्रैल से, उसमें केन इंडिया के जो शेयर धारक हैं उनको ट्रेडिंग रुकने के बाद क्या मिलेगा। एक तो जो वेदांता के शेयर है वो शेयर मिलेंगे। अगर आपके पास केन इंडिया का 1 शेयर है तो उसके बदले में वेदांता का 1 शेयर आपको मिलता हुआ दिखेगा। उसके साथ साथ जो वेदांता ने 17.70 रुपये का डिविडेंड का अनाउंसमेंट किया था वो केन इंडिया के लिए भी एप्लीकेबल होगा। तो 17.70 रुपये का जैसे ही आपको वेदांता के शेयर मिलेंगे, साथ में आपको डिविडेंड मिलेगा। और उसके साथ साथ जो मर्जर जब अनाउंस हुआ था तो 4 प्रेफरेंस शेयर देने की बात की गई थी। 10 रुपये की वैल्यू एक प्रेफरेंस शेयर की, तो 4 प्रेफरेंस शेयर आएंगे, कुल मिला के 40 रुपये के। तो प्रेफरेंस शेयर और डिविडेंड को अगर आप मिला लें तो 40 रुपये और 17 रुपये 70 पैसे, यानी कि 57 रुपये 70 पैसे के आसपास की जो कुल राशि है वो आपके अकाउंट में वेदांता के शेयर के साथ आती हुई दिखेगी। अब जो डिफरेंस है दोनों के प्राइजेस के बीच में देखें तो वेदांता का शेयर करीब 232 और केन इंडिया का शेयर 282 के आसपास ट्रेड कर रहा है। यानी कि अगर आप केन इंडिया की बजाय आपको वेदांता का शेयर मिलेगा तो हो सकता है कि आपको 50 रुपये के आसपास का नुकसान दिखे। लेकिन जैसे मैंने कहा 40 रुपये की प्रेफरेंस शेयर
और 17.70 का डिविडेंड भी मिलेगा। तो कुल मिला के वेदांता के शेयर के अलावा अगर आप जोड़ भी लें कुल मिला के तो 7.70 के आसपास का आपको एक नेट गेन नजर आएगा जब 27 तारीख को आपके अकाउंट में वेदांता के शेयर आएंगे। तो उस लिहाज से देखा जाए ट्रेडिंग रुकेगी, ये आपके लिए खबर की बात है, लेकिन फायदे की बात यह है कि जब वेदांता का शेयर आपको मिलेगा तो 7.70 का जो सीधे तौर पर मुनाफा है वो भी आपके अकाउंट में रिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है, तो ये पूरी कैलकुलेशन भी आपने समझ ली और आपको ये भी बता दें कि 17.70 का एक डिविडेंड है जो कल ही आपके अकाउंट में आता हुआ दिख जाएगा। वेदांता पे आपकी रिकमेंडेशन क्या है नताशा, क्योंकि इस तरीके ने एक मेगा रिस्ट्रक्चरिंग पहले भी कर चुके हैं। सेसागो आपको शेयर ध्यान ही होगा और भी कई शेयर थे जिन्होंने मर्ज कर दिए थे, बड़ी एंटिटी बना दिया था। लेकिन एंटिटी बड़ी होने पर ना कई बार डर भी लगता है कि इतना बड़ा बिजनेस है, उसका छोटे छोटे कंपोनेंट में भी लॉस आएगा तो क्लब इन होता चलता है, इसी के अंदर जुड़ता है, ओवरऑल शेयर नहीं चलता। वेदांता पे आपकी रिकमेंडेशन चाहिए, क्या करना चाहिए? जिनके पास पोजीशन नहीं है वो क्या करें? देखिए, अगर आप होल्डिंग कंपनी के हिसाब से मानिए तो आपका कहना बिल्कुल सही है कि जैसे जैसे कंसोलिडेशन होता है वैसे वैसे देयर इज़ अ बिट ऑफ एन ओवरहैंग दैट कम्स इन, विच इज़ वाई अगर आप होल्डिंग कंपनी को देखिए तो उसमें होल्डिंग कंपनी डिस्काउंट लगता ही लगता है। हैविंग सेड दैट, अगर आप उसका अंडरलाइन बिजनेस देखिए तो दोनों ही कमोडिटीज़, क्रूड में भी एक अच्छा खासा मूव आया है जिसका बेनिफिट केन को मिलना चाहिए, और उसके अलावा मेटल प्राइसेस जो है विच इज़ द लार्जर चंक ऑफ द बिजनेस, उसमें काफ़ी हद तक एक इम्प्रूवमेंट आया है। और अगर डिमांड में किसी तरह का पिकअप आता है तो द फंडामेंटल्स विल इम्प्रूव फॉर दैट साइड ऑफ द बिजनेस एज वेल। तो अगर आप उस पर्सपेक्टिव से देखिए तो वेदांता डेफिनेटली लुक्स क्वाइट अट्रैक्टिव। हाँ, हैविंग सेड दैट, एक बार होल्डिंग कंपनी डिस्काउंट जब उसमें लगना शुरू हो जाएगा उसके बाद वन कैन लुक एट अ फ्रेश इन्वेस्टमेंट इन द कंपनी। ठीक है, इस बीच इंटरनेशनल पेपर्स के नंबर्स आए हैं। ये शेयर करीब 3% ऊपर है और इसकी आय में आपको बता दूं 317 से सीधा बढ़कर 350 हुई है। प्रॉफिटेबिलिटी, इसका रेवेन्यू का आंकड़ा ठीक है इस समय। जो मुनाफा मेरे को बताया गया उसमें करीब 20 करोड़ के मुकाबले इन्होंने मुनाफा थोड़ा कम दर्ज किया है इस बार, और जो मुनाफा आया वो करीब 15 करोड़ के आसपास का है। तो मुनाफे में थोड़ा डेंट है, लेकिन हाँ रेवेन्यू यहाँ पे ठीक है। एक बार मार्जिनस की फिगर भी शायद यहाँ पे आएगी, अगर वो आ जाती है तो शायद एक अच्छा मूव मिलेगा। लेकिन हाँ, प्रॉफिट थोड़ा कम है और आय इसके ठीक है। यूजुअली इसकी रिपोर्ट्स कमी आती है पेपर स्टॉक्स की, लेकिन फिर भी इस तरह के चैलेंजिंग एटमॉस्फेयर में साइक्लिक नेचर होते हुए ये जो नंबर्स हैं शायद मार्केट को पसंद भी आ रहे हैं। जो रेवेन्यू गेन आया लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी थोड़ी सी मैच कर गई है। 3% ऊपर ये शेयर है। अब एक बार विवेक इसका चार्ट देखिए, चल सकता है और अभी इंटरनेशनल पेपर है। विवेक देख पा रहे हैं आप चार्ट इसके? विवेक से इस बीच संपर्क, चलिए शायद उनसे संपर्क टूट गया है, लेकिन इस बीच हमने कुछ दिन पहले नीलेश शाह से बात की थी, तब उन्होंने भी बड़ा स्ट्रॉन्ग संकेत दिया था कि मार्केट यहाँ से भी अच्छा खासा ऊपर जा सकते हैं। इनफैक्ट उन्हें तो अच्छी अपसाइड दिख रही थी। जो उन्होंने जिम रॉजर्स को पत्र लिखा तो उसमें भी उन्होंने यही कहा था कि आने वाले 3 से 5 सालों के लिए इंडियन मार्केट में मोमेंटम अच्छा रह सकता है।